गुड मॉर्निंग बच्चों। गया गाइडेंस प्रोग्राम में पहले की भांति फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। फिर से उपस्थित हुए हैं आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर के, और जो 2022 के एग्जामिनेशन में बीएससीबी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसी को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पहला क्लास में मैंने आपको जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने चर्चा किया था। दूसरे क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उससे जितने आते थे, आने वाली संभावना वाली क्वेश्चन जो थी उसको हमने डिस्कस किया था। आज आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से आता है उसको डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर भी आज आप लोग को समाप्त हो जाएगा। वही क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए लाए हैं बच्चों जो हमेशा पूछा करता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है बच्चों, आपको जानकर ताजुब होगा कि ये जो है डीएनए और आरएनए का चैप्टर है। सच माने में कहिए तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डीएनए और आरएनए का चैप्टर है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन सेटर्स लोग का ध्यान जाता है बच्चों वो इसी पे जाता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट में कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो यहां ध्यान देना है बच्चों। सबसे पहले आप करेंगे क्या, देखिए आंसर लिखने के साथ साथ आप आंसर लिखते कैसे हैं इस पर भी आपको नंबर दिए जाते हैं, इसलिए तरीका टेक्निक जो है वो अच्छा होना चाहिए आपका। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो आप आंसर लिख करके जितना क्वेश्चन नंबर में रहेगा, मान लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 में है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिख करके और यहां आप आंसर दे दीजिएगा। आंसर देने के बाद आप एक तरफ डीएनए हेडिंग दे दीजिएगा और एक तरफ आरएनए हेडिंग दे दीजिएगा। हेडिंग देने के बाद दोनों के बीच में एक लाइन खींच दीजिएगा, और मेन पॉइंट जो कि आसानी से आप याद रख सकते हैं बच्चों उसी को खाली लिखिएगा पॉइंट वाइज। तो देखिए पहला पॉइंट में आप डीएनए में क्या लिख सकते हैं, इसका पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बच्चों, D4D, उसके बाद ऑक्सी राइबो, N4 न्यूक्लिक, A4 एसिड। एक ही साथ लिखिए, तो A इसका फुल फॉर्म हो गया। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपको कि डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरे पॉइंट में क्या हो जाएगा, आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा जो मेन पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा आप, क्योंकि आपको जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था बच्चों, क्योंकि मेन डिफरेंस है जिसके चलते इसका नाम पड़ा डीएनए और इसका नाम पड़ा आरएनए, वह क्या था, पेंटोज शुगर का नेचर। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, पेंटोज शुगर इज डीऑक्सी राइबोज टाइप। ध्यान देना है बच्चों, बताए थे कि जब फुल फॉर्म लिखते हैं तो डीऑक्सी राइबो, बो के बाद एसई नहीं रहेगा, लेकिन जब सिर्फ पेंटोज शुगर का चर्चा करोगे आप तो यहां डीऑक्सी राइबो में एसई जोड़ देना। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान नहीं दोगे ना तो यहीं पे नंबर आपको कट जाता है, और आप बोलते हो बेटा कि हम तो अच्छा सा लिखे थे सर आंसर, फिर भी ना जाने क्यों टीचर ने काट लिया। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। शक्तिमान पहले देखे होंगे तो उन्हीं का ये डायलॉग था। तो पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज टाइप, दैट इज, यदि आपको फार्मूला लिख देते हैं C5H10O4 तो और अच्छा बेटा। जस्ट एक पर एक फ्री है, इसमें क्या हो जाएगा, वैसे ही लिखेंगे पेंटोज शुगर इज, और सिर्फ कह देंगे क्या, राइबोज टाइप। क्योंकि आपको हम पीपीटी भी उपलब्ध कराएंगे बच्चों, इसका नोट्स आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं अच्छे से, आप तो समझा रहे हैं मेन पॉइंट। तो इसमें पेंटोज शुगर क्या हो जाएगा, पेंटोज शुगर इज राइबोज टाइप आरएनए में, दैट इज, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो C5H10 और O5। क्या अंतर है बेटा, तो इसमें ऑक्सीजन 4 है, इसमें ऑक्सीजन 5 है। तीसरा जो डिफरेंस होता है बच्चों ये होता है कि डीएनए जो है जनरली जेनेटिक मटेरियल होता है,
डीएनए जनरली मोस्टली, ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें लिखना होगा इट इज मोस्टली जेनेटिक मटेरियल। यह मुख्य रूप से मैक्सिमम जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें हो जाएगा इट मोस्टली, यानी इट रेयरली एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ये कभी कभी जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। या उसका जस्ट अपोजिट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इट नॉट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि लिखने का टेक्निक आप बदल सकते हो तो आसान है कि डीएनए में हम लोग लिखेंगे मोस्टली एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल और इसमें लिखेंगे रेयरली एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, यानी इसमें हो जाएगा रेयरली एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, उसके बाद जनरली लिखेंगे कि इट इज मोस्टली या जनरली डबल स्ट्रैंडेड, यानी डीएनए जो होता है बच्चों वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए जो है मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और आप ध्यान देंगे क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा, 4 पॉइंट आप छोटा छोटा इधर लिख दोगे, 4 पॉइंट छोटा छोटा इधर लोगे तो आपको 2/2 मिलना ही तय है। मान लो इसमें से एक आध पॉइंट आपका छूट भी जाता है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। ऐसे आप इसमें एक आध पॉइंट और ऐड कर सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें नाइट्रोजनस बेस आर, ए होगा बच्चों, जी होगा, सी होगा और टी होगा डीएनए में, यानी एन बेस का मतलब नाइट्रोजनस बेस, यानी नाइट्रोजनस बेस आर, ए मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये थाइमिन सिर्फ इसी में होता है। और इसमें क्या लिख दीजिएगा, तो नाइट्रोजनस बेसिस आर, ए तो रहेगा, जी तो रहेगा, सी तो रहेगा, लेकिन यू भी होगा। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को ऐसे लिखेगा तो भी पता चल जाएगा, जो आपका कॉपी चेक करेंगे उनको कि अच्छा इसमें थाइमिन है, इसमें यूरासिल है। नहीं तो यहां पर ये कह सकते थे कि पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, और आरएनए में क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजनस बेस पायरिमिडीन यूरासिल इज प्रेजेंट। तो ये 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट में से कोई भी आप 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिख देते हैं तो नंबर कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है बच्चों। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा माइंड में रखो। पहले क्या लिखोगे, डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर, आरएनए मीन्स डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज टाइप, आरएनए में राइबोज शुगर इज ए, पेंटोज शुगर इज राइबोज टाइप। फार्मूला दे भी सकते हैं बच्चों, नहीं भी दे सकते हैं। इसमें इट इज मोस्टली जेनेटिक मटेरियल, इट इज रेयरली जेनेटिक मटेरियल, इट इज डबल स्टैंडर्ड, डबल का उल्टा इट इज सिंगल स्टैंडर्ड। और इसमें नाइट्रोजनस बेसेस आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इसमें नाइट्रोजनस बेसेस आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो ये मुख्य रूप से आपको क्वेश्चन आने की संभावना है बच्चों, और ये 2 नंबर आपको दे के जाएगा। और बड़ा ही आसान है, साधारण है, हमको लगता है कि आप लोग को 2-3 बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। कुछ है बच्चों, डीएनए का मतलब लिख देना है, डीएनए में कौन सा पेंटोज शुगर है वो लिख देना है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है वो लिख देना है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो लिख देना है, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है वो लिख देना है, आरएनए में जस्ट उल्टा कर देना है। बस बाई गेट 1 गेट फ्री का कॉन्सेप्ट यहां भी आपको है ना। अब जो है दूसरा क्वेश्चन जो हमेशा आता है बच्चों, वो आता है कि डीएनए, क्वेश्चन नंबर 2 में डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम्स का, खास करके 2 एंजाइम्स के बारे में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या आएगा आपको कि नेम एनी 2 एंजाइम्स विच हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, यानी नेम एनी 2 एंजाइम्स विच हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन और मेंशन इट्स स्पेसिफिक फंक्शन भी। ठीक है, यानी 2 एंजाइम्स का नाम लिखिए। तो देखिए आंसर में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए बच्चों, फिर से मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर दे करके और आंसर लिखिएगा, और जो पूछे ना उसको
पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलता है बच्चों। पैराग्राफ टाइप पर लिखने में साइंस में उतना ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं मिलता है जितना पॉइंट वाइज पॉइंट। पॉइंट से क्या फायदा है बच्चों कि एक पॉइंट में आपने एक बात कह डाला तो आपको एक नंबर मिलने का हक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि नेम 2 एंजाइम्स विच हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, और दूसरा है व्हाट इज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। तो आपको एक नंबर मिल जाएगा दोनों एंजाइम का नाम लिखने पर। तो बच्चा कैसे लिखता है कि द टू मोस्ट कॉमन, इतना जरूर लिखिएगा, द टू मोस्ट कॉमन एंजाइम्स विच हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए के प्रतिलिपिकरण में सहायता करने वाले दो एंजाइम्स का नाम लिखें। यही ना आएगा, तो लिखेगा डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करने वाले दो एंजाइम्स का नाम है। आप एम्फीबियन लैंग्वेज जिसको कहते हैं, कुछ वर्ड हिंदी और कुछ वर्ड इंग्लिश आप लिख सकते हैं बच्चों। तो इसमें आगे तो दोनों पॉइंट बनाएंगे आप कि द टू मोस्ट कॉमन एंजाइम्स विच हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन आर, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि डीएनए प्रतिलिपिकरण करने में मदद करने वाले दो एंजाइम्स का नाम निम्नलिखित है। और उसके बाद आप सीधे नाम लिख दीजिएगा। 1 में लिखिएगा डीएनए पॉलीमरेज, और सेकेंड में लिखिएगा लाइगेज। जैसे ही आप ये दो एंजाइम्स का नाम लिख देते हैं तो आपको टिक मार के एक नंबर बैठा दिया जाता है इस साइड में बच्चों। और जैसे ही आप फंक्शन, चूंकि आगे फंक्शन भी पूछा था तो फंक्शन लिखना है। तो डीएनए रेप्लिकेज करता क्या है कि जैसे ही आप पढ़ोगे बच्चों कि डीएनए का जब इस तरह से रेप्लिकेशन शुरू होता है तो डीएनए का जो टेम्पलेट स्टैंड, सांचा, ढांचा जिसको कहते हैं, उसका डायरेक्शन होता है 3' to 5'। और इस पर जो नया स्टैंड बनता है, इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे, ये बनता है बच्चों 5' to 3' डायरेक्शन में। तो डीएनए पॉलीमरेज हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड इन 5' to 3' डायरेक्शन। यानी डीएनए जो है उसका प्रतिलिपिकरण 5' से 3' दिशा की ओर होता है। ठीक है, तो इसमें हेल्प कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो बस फंक्शन लिखना है आपको, ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं है। लिखना है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट डीएनए के ऊपर नए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को 5' से 3' दिशा में बनाने में मदद करता है। हो गया बच्चों। अब लाइगेज का, तो लाइगेज क्या है, इस पर 5' to 3' में ऊपर से नीचे छोटा छोटा टुकड़ा में बनता है बच्चों। इस टुकड़ा का नाम दिया गया है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या नाम दिया गया है बच्चों? ओकाजाकी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि डीएनए के एक स्ट्रैंड पर लगातार सिंथेसिस होता है जबकि दूसरे स्ट्रैंड पर छोटे छोटे टुकड़ा में होता है। उन टुकड़ा का नाम उस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रख दिया गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट जब बन चुका होगा बच्चों, छोटा छोटा टुकड़ा, तो इस सब को एक दूसरे से जोड़ने का जो काम करेगा वो लाइगेज एंजाइम करता है। तो आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, एंजाइम में सिर्फ लिख देना है कि लाइगेज एंजाइम्स helps to join the Okazaki fragment to form lagging strand। यानी ये जो एंजाइम्स है बच्चों वो आपको सिर्फ ओकाजाकी फ्रैगमेंट को एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आने वाला क्वेश्चन है उसी को डिस्कस किए हैं। मात्र इसमें से हम 7 या 8 शॉर्ट क्वेश्चन लाए हैं और इसमें से 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन 3 से 4 तक बच्चों श्योर रहता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो 3 से 4 क्वेश्चन आपका इसी 8 क्वेश्चन में से रहने की संभावना है। हम बार बार संभावना बोलते हैं बच्चों क्योंकि गेस शब्द का मतलब अनुमान होता है। इसको अनदर वे में मत लेना बच्चों, अनुमान ही है। यदि हो बहु कह देंगे कि 100% आ जाएगा तब तो आउट क्वेश्चन माना जाएगा, और आउट क्वेश्चन हो जाएगा मतलब समझ रहे हो क्या होगा। तो इसीलिए संभावना व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है बच्चों शॉर्ट नोट्स में, वो आता है कि आप पॉइंट म्यूटेशन से क्या समझते हो। एक उदाहरण देकर इसे बताएं। व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल।
अब सबसे पहले ध्यान देना, डीएनए जब भी पढ़ते हो तो पढ़ते हो डबल स्टैंडर्ड है। उसमें कई बार बता चुके हैं कि नाइट्रोजनस बेस यदि एडिनिन होता है तो दूसरे स्टैंड पर थाइमिन होता है और दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इधर मान लो टी है तो जस्ट अपोजिट इधर हो जाएगा क्या, एडिनिन, और इधर गुआनिन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ साइटोसिन इधर होता है, और इधर यदि साइटोसिन है तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ गुआनिन होता है। तो इस तरह से डीएनए का पेयरिंग होता है। ए टी से करता है, टी ए से करता है, जी सी से करता है, सी जी से करता है। इसका ट्रिक भी हमने बताया था आपको याद करने का, एट गया कॉलेज, एट याद रखना, ए फॉर एडिनिन, टी फॉर थाइमिन, और गया कॉलेज में जी फॉर गुआनिन और सी फॉर साइटोसिन। ठीक है ना बच्चों, छोटा छोटा ट्रिक्स से कंफ्यूजन नहीं होता है कि कौन किससे अटैच होता है। तो एट गया कॉलेज आसानी से याद रख सकते हो, या एट गांधी चौक आसानी से याद कर सकते हो, इस तरह से। अब जो है पॉइंट म्यूटेशन में होता है क्या, ये जो नाइट्रोजनस बेस का पेयर है ना बच्चों, उसमें से कोई एक पेयर को हटा के और कोई दूसरा पेयर आके वहां बैठ जाता है। जैसे मान लो आप कहीं कुर्सी पे बैठे हुए हो और कोई गेस्ट आ जाते हैं आपके यहाँ, तो आपके पापा क्या बोलते हैं, बेटा वहां से हटो, आप खुशी खुशी हट जाते हो और वहां कोई आके गेस्ट बैठ जाते हैं। ठीक है ना, तो पॉइंट म्यूटेशन में कुछ इसी तरह का होता है कि वन पेयर नाइट्रोजनस बेस, ध्यान देना है बच्चों, वन नाइट्रोजनस बेस बोल दोगे गलत हो जाएगा, वन पेयर नाइट्रोजनस बेस रिप्लेस्ड बाय अनदर पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस। जैसे यहाँ टी और ए था तो यहाँ पर इसको हटा करके और कौन आ गया, तो मान लो जी और सी आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। यानी पहले से जो था ए और टी का पेयर था, अब जो है सो जी और सी आ गया। अब देखो कुछ बच्चा ये सोच लेता है कि ए और टी को ही हमेशा हटाया जाएगा और जी और सी का पेयर ही हटाएगा। नहीं बच्चों, ए टी या टी ए, जी सी या सी जी पेयर तो ही करेगा। इसमें से किसी भी पेयर को कोई भी पेयर हटा सकता है, उसको बच्चों हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। यानी पॉइंट म्यूटेशन में कहता है कि चेंज इन सिंगल पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, इन डीएनए मॉलिक्यूल, तब इसको कहेंगे बच्चों हम लोग पॉइंट म्यूटेशन। यानी ये जो है सो अल्टर कर देता है स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, अब जब जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर देगा यानी जीनोटाइप बदल जाएगा किसी का, तो उसका फिनोटाइप भी बदल जाएगा। यानी अल्टर द जीनोटाइप इट मीन्स इट ऑल्सो अल्टर द फिनोटाइप। कहने का मतलब कि जेनेटिक सेटअप को जब बदल देगा तो उससे जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन आता है ना, वो भी बदल जाएगा बच्चों। और सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आपके बुक में दिया है पॉइंट म्यूटेशन का, वो दिया है बच्चों सिकल सेल एनीमिया। क्या दिया है, सिकल सेल एनीमिया। ये होता क्या है, तो आपने नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन का, जो हमारे आरबीसी में रहता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन में एक अल्फा चेन होता है और दूसरा होता है बच्चों बीटा चेन। तो अल्फा चेन का चर्चा नहीं करना है, ये बीटा चेन जो है उसमें इस तरह से एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3, एमिनो एसिड 4, एमिनो एसिड 5, एमिनो एसिड 6, एमिनो एसिड 7, ऐसे करके, चूंकि आप पढ़ेंगे हायर क्लास में बीएससी और एमएससी में कि अल्फा चेन में कितने एमिनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन में कितने एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है ना, 2 अल्फा चेन होता है, उसमें 141 एमिनो एसिड्स होता है, और बीटा चेन में 146 यानी 146 एमिनो एसिड्स होता है। तो ये जो छठा एमिनो एसिड है, नंबरिंग देते हुए चलोगे यदि 1 2 3 4 5 6, ये जो छठा एमिनो एसिड होता है बच्चों, ये जनरली रहना चाहिए क्या, ग्लूटामिक एसिड। यानी 20 एमिनो एसिड है जिसको मैजिक 20 के नाम से जानते हैं, तो यहां पर रहना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड। ठीक है ना, और यहां पर दिखाई दे रहा है ना बच्चों लास्ट में बोर्ड पर, तो ध्यान देना है, यहां पर लिखे हैं हम ग्लूटामिक एसिड। तो ये ग्लूटामिक एसिड जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा, तो वैलिन के द्वारा। यानी आप सिकल सेल एनीमिया में इस पॉइंट को यदि लिखते हो तो आपको नंबर नहीं काटा जाएगा। यानी क्या लिखोगे, तो 6 एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड
इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। और आरबीसी का जो शेप जो ऐसे होता है लगभग बाइकॉनकेव, वो कैसा हो जाएगा, सिकल शेप्ड, ऐसे सिकल शेप्ड हो जाएगा बच्चों। इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी थोड़ा घट जाती है बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इनिशिएशन कोडोन एंड टर्मिनेशन कोडोन। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रारंभ करने वाले कोड का और स्टॉप करने वाले कोड का क्या काम है, इससे क्या आप समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए बच्चों कि इनिशिएशन कोडोन या स्टॉप कोडोन है क्या, और इसमें हम लोग किसका चर्चा करेंगे। तो मैसेंजर आरएनए का नाम आपको कई बार समझा चुके हैं। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए पे पाए जाने वाले लगातार 3 नाइट्रोजनस बेस, यानी 3 नाइट्रोजनी क्षार का समूह जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर पाया जाता है, मिल करके अनुवांशिक कोड बनाता है, जेनेटिक कोड बनाता है। जैसे मान लो यहां आरएनए में क्या क्या रहता है, तो ए, जी, सी और यू, इसी में से रहता है बच्चों। ठीक है ना, या तो ए हो सकता है, जी हो सकता है, सी हो सकता है, यू हो सकता है। तो कुछ भी आप लगातार लिख दो, ऐसा नहीं कि जो हम समझा रहे हैं वही लिखना है। यही तो दिक्कत है, बच्चे सोचते हैं कि टीचर ने जो लिखा वही लिखना है। नहीं, आपको इस 4 लेटर में से जो मर्जी लगातार लिखने का है। जैसे ए लिखने का मन है, ए लिख दिया। जी लिखने का मन है, सी यू, सी यू, जी सी ए, सी यू ए। कहने का मतलब कि कोई भी, अब ये कोई 3 नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है वही कहलाता है जेनेटिक कोड। अब देखो, कहता है इनिशिएशन कोडोन। क्वेश्चन तो आपका पूछ रहा है बच्चों कि इनिशिएशन कोडोन से क्या समझते हो, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू करने वाला कौन सा इनिशिएशन कोडोन है। क्योंकि मैसेंजर आरएनए पर बनता क्या है बच्चों, प्रोटीन। आप प्रोटीन बनने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस में स्टार्ट करने का काम जो करेगा कोडोन, उसी को कहेंगे इनिशिएशन कोडोन या स्टार्ट कोडोन। तो स्टार्ट कोडोन में कौन होता है, ए यू जी, आऊ जी, ए यू जी, आऊ जी। और रेयर केस में बच्चों, बैक्टीरिया में खास करके कुछ में एयूजी के नहीं रहने पर एक और है जिसका नाम है जीयूजी। हम लोग अपने क्षेत्र में किन्हीं को बुलाते हैं आऊ जी, और जब आते हैं काम हो जाता है तो कहते हैं जाऊं जी, है ना। तो आऊ जाऊं करके आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, एयूजी आऊ जी, जीयूजी जाऊं जी, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो इनिशिएशन कोडोन 2 ही होता है, एयूजी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। मतलब कॉन्सेप्ट आपका यदि क्लियर हो जाता है बच्चों, तो शॉर्ट में दे, लॉन्ग में दे, ऑब्जेक्टिव दे, एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव होते हैं उसमें दे, कहीं भी दे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं कि बस चुनिंदा 4 क्वेश्चन ही खाली आप जीवन भर के लिए याद करिए, उसी से काम चलने वाला है। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि आप जो एग्जाम देने वाले हो अभी, और क्रैश कोर्स के तहत कुछ चुनिंदा सवाल जो लाया गया है, मैं जितना भी पढ़ाया हूं बच्चों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप टोटल 12 का क्रैश कोर्स का जितना भी मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पढ़ाया हूं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पढ़ाया हूं, तीसरा ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पढ़ा रहा हूं और पहले भी पढ़ा चुका हूं, उसको आप पूरा देख लेंगे तो फरवरी में जब बायोलॉजी का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आप जो बच्चे देखते हो खास करके वो संपर्क करना, तो मैं बात करूंगा कि आता है कि नहीं। तो एयूजी इनिशिएशन कोडोन है और जीयूजी भी इनिशिएशन कोडोन है। जीयूजी कुछ बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल में, और एयूजी ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है बच्चों। अब कहता है स्टॉप कोडोन यानी टर्मिनेटर कोडोन। तो उसमें कहता है कि मैसेंजर आरएनए पर यदि यूएए आ गया, या यदि मैसेंजर आरएनए पर यूएजी आ गया, या उसी मैसेंजर आरएनए पर यूजीए, ये तीनों में से कोई एक आपको याद करना होगा बच्चों। यू आ
यू आजा, यू जा। देखो कितना अच्छा ट्रिक बन गया। यू यानी तुम, ए 2 बार है तो कर दो यू आ, स्टॉप कर देगा। फिर नहीं सुनाई दिया सामने वाले को, यू आजा, यू यानी तुम आजा। गए तो बिना कुछ बताए कहा यू जा, तो ट्रिक हो गया। यू आ या यू आजा या यू जा, यानी यू ए, यू ए जी या यू जी ए, तीनों में से कोई एक आ जाएगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस होने का काम स्टॉप हो जाएगा बच्चों, यानी यह स्टॉप कोडोन कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन तो इतना ही पूछेगा, ये तो हम समझाने के लिए बोल दिए कि इनिशिएशन कोडोन और स्टॉप कोडोन से आप क्या समझते हो, इसको बताओ। तो आपको लिख देना है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर पाए जाने वाले 3 नाइट्रोजनी क्षार का समूह जो जेनेटिक कोड के नाम से जाना जाता है, और वह यदि ट्रांसलेशन अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस को प्रारंभ करने में मदद करता है तो उसे इनिशिएशन कोडोन या स्टार्टर कोडोन या प्रारंभ करने वाला कोडोन के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत AUG सबसे मुख्य उदाहरण है, और इसके नहीं रहने पर प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ बैक्टीरिया में GUG इनिशिएशन कोडोन का काम करता है। और स्टॉप कोडोन जो ट्रांसलेशन अर्थात प्रोटीन संश्लेषण को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, उसका एग्जांपल UAA हो गया या UAG हो गया या UGA हो गया। ये तीनों में से कोई एक होगा वो स्टॉप कर देगा बच्चों। चलिए अगला सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल और इंटरेस्टिंग है जो आता है बच्चों, ज्यादा नहीं है, चिंता नहीं करना है, आप चिंता मत रहना। इस चैप्टर से मैं मात्र चुन करके 7-8 सवाल आया हूं जो आने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड, ध्यान देना इसमें एस है और इधर है फिर न्यूक्लियोटाइड। ध्यान देना बच्चों, न्यूक्लियो और IDE इसमें भी कॉमन है, न्यूक्लियो और IDE इसमें भी कॉमन है। इसमें एक एस है अलग से जो कि इसमें नहीं है, और इसमें T है, यानी देखो S फॉर सेकेंड और T फॉर थर्ड, एक ट्रिक में काम आएगा। तो न्यूक्लियोसाइड में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, नाइट्रोजिनस बेस प्लस, नाइट्रोजनस बेस समझ गए होगे, AGCTU 5 होता है न्यूक्लिक एसिड में, तो यहां पर न्यूक्लियोसाइड तो DNA में भी बनेगा और RNA में भी बनेगा, इसलिए कोई भी नाइट्रोजनस बेस लेकिन एक होना चाहिए, यानी एनी वन नाइट्रोजनस बेस प्लस एनी वन पेंटोज शुगर फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड। अब देखो बच्चों, इसमें क्या कर सकते हो, तो इसमें सीधे आप लिख सकते हो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग कर दो। इसमें क्या था, तो नाइट्रोजनस बेस शॉर्ट में N भी लिख सकते हो, पेंटोज शुगर शॉर्ट में PS लिख सकते हो, और प्लस जो है सो कर दोगे फॉस्फेट, बात तो बराबर हो जाएगा। जैसे बच्चों यहां पर A जो है इस तरह से नाइट्रोजनस बेस है, और यहां पर जो है पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर, तो इस पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस मिल गया, यानी 1 पेंटोज शुगर और 1 नाइट्रोजनस बेस, तो ये दोनों को मिलाकर के क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अब देखो, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। इधर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। या इसी लाइन को दोनों नहीं लिखना है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। दूसरा, न्यूक्लियोसाइड में जो बॉन्ड रहेगा, जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को एक दूसरे से बंधन में बांधेगा बच्चों, शादी विवाह का माहौल है, बंधन में बंधते न हैं, तो केमिकल भी एक दूसरे के साथ बंधन में बनते हैं केमिकल बॉन्ड के द्वारा। तो यहां केमिकल बॉन्ड जो है उसका नाम पूछ देगा, तो इस केमिकल बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको हिंदी में भी यही लिखोगे, एन
यानी नाइट्रोजन, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड सिर्फ मिलेगा न्यूक्लियोसाइड में। लेकिन यहां पर क्या होगा बच्चों कि यहां पेंटोज शुगर भी रहेंगे, नाइट्रोजनस बेस भी रहेंगे और यहां फॉस्फेट भी रहेगा। तो यहां एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोटाइड में आप एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को माइनस कर देंगे। प्लस यहां जो अटैच है इसका नाम दिया जाता है, ध्यान देना, ईस्टर बॉन्ड। और हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, इसलिए गलती से भी यहां बच्चों फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड यदि दे दिए तो मामला रफा दफा हो जाएगा, नंबर कट जाएगा आपको, क्योंकि सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है। और सिंगल न्यूक्लियोटाइड में 1 नाइट्रोजनस बेस प्लस 1 पेंटोज शुगर प्लस 1 फॉस्फेट होता है, इसलिए पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में ईस्टर बॉन्ड होता है। तो दूसरा डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा कि इन न्यूक्लियोसाइड ओनली एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, यानी न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अलावे ईस्टर बॉन्ड भी होगा। क्लियर हो गया बच्चों? और उसके बाद जो है सो तीसरा पॉइंट लिख सकते हो इसमें कि इट इज नॉट अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए ऑब्लिक आरएनए, यानी यह सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं बना सकता है क्योंकि फास्फेट की कमी है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में लिख सकते हो कि इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उस न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी आ जाएगा और आरएनए भी आ जाएगा बच्चों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आता है बच्चों, व्हाट इज VNTR? VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेन रिपीट। व्हाट इज VNTR? इसका फुल फॉर्म सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेन रिपीट। अब देखिए बच्चों, वेरिएबल का मतलब सब समझते हो, जो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कहने का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्लोज रिलेटिव में नहीं, लेकिन अलग अलग घर के जो लोग हैं जो क्लोजली रिलेटेड नहीं हैं, आपस में निकट संबंधी नहीं हैं, उनमें वेरी करेगा। नंबर किसका? तो टेंडेम रिपीट का, यानी टेंडेम रिपीट यानी नाइट्रोजनस बेस का, AGCT। तो लगातार AGCT किसी क्लोज रिलेटिव में है, लेकिन दूसरे में जो वेरिएबल नंबर है CGTA हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे आपको बच्चों मैं बता दूं कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेन रिपीट जो पूछेगा उसमें ही पूछेगा क्या वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेन रिपीट से क्या समझते हैं, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है। दोनों का आंसर सेम होगा बच्चों। तो इसमें हो जाएगा सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें कि हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता हो। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉली मतलब ढेर सारा, मॉर्फोलॉजी मतलब रूप रंग चेंज। तो लगातार AGC ऐसे चेंज करे, या ATGC इस तरह से चेंज करे, यानी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हो तो उसी को कहते हैं VNTR, यानी डीएनए का वह टुकड़ा। चूंकि थोड़ा डीएनए से जुड़ा हुआ है बच्चों, टेक्निकल टॉपिक है, जिसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है और ध्यान से सुनना भी पड़ता है और ज्यादा माइंड का यूज भी करना पड़ता है। तो कहता है बच्चों कि सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी जो डीएनए का सेगमेंट होगा उसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म यदि रिप्रेजेंट हो, किसका? तो नाइट्रोजनस बेस का। नाइट्रोजनस बेस कौन है डीएनए में? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन है। तो उसको कहेंगे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेन रिपीट। अब यह वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेन रिपीट दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन, लेकिन क्लोज रिलेटिव में सेम होता है। इसीलिए तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेन रिपीट, मान लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का केस आता है बच्चों, डिस्प्यूट आता है कभी, और उसमें कहे कि ये आदमी इस आदमी का बाप है, ठीक है,
मैं हमेशा ये समझाता हूं चैप्टर, तो ना जाने क्यों उत्तर प्रदेश वाले पुराने जो मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी, उनका नाम आ जाता है, क्योंकि गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत सारा डाला हुआ है। उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुआ, अब पता चला कि वो एक और लड़का जो है उसके भी बाप हैं अपने वाले लड़के के अलावे। ठीक है, वो पूरा डिटेल कहानी है, मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। तो ये क्या करता है कि जब VNTR हुआ होगा डीएनए का उस लड़के का, तो उस लड़के में VNTR जो है नारायण दत्त तिवारी का मिल गया होगा, तब तो पकड़ लिया गया कि आप ही इस लड़के के पापा हैं। लेकिन यदि वो सचमुच में नहीं रहते तो नारायण दत्त तिवारी का जो VNTR है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेनर रिपीट, वो नहीं मिलता। तो उस बच्चे में जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेनर रिपीट मिलेगा, एक सेट मां से मिलेगा जो जेनेटिक मदर है, और एक सेट पिताजी से मिलेगा जो जेनेटिक पापा हैं। जेनेटिक पापा समझ रहे हो, यानी जिनका स्पर्म और जिनका ओवम आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है, और उस जाइगोट से जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके जेनेटिक मदर वही होती है जिनके ओवम से उसके जाइगोट बनने में मदद मिला है। जेनेटिक फादर वही होते हैं जिनके स्पर्म के कंट्रीब्यूशन से उस जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है सो इनहेरिट होता है VNTR जनरेशन बाय जनरेशन। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होने का बाद में चांस नहीं रहता है। और आपको जान लो कि 50% जो VNTR है वो अपनी मां से मिलेगा, और 50% जो VNTR है बच्चों वो अपने पिता से मिलेगा। तो इसमें यही लिख देना है बच्चों। अगला सवाल में आते हैं, 7वां सवाल में, साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक क्या है। ये साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जुड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें जो है बताता है, साउदर्न नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक टेक्निक को विकसित किया था जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सहायता करता था, इसलिए टेक्निक का नाम रख दिया गया साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। यानी इसमें क्या जाता है, तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा को सेपरेट किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा आपको तो बताया जाएगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, या आप पढ़े भी होंगे बच्चों। और सेपरेटेड डीएनए सीक्वेंस जो है उसको एक नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज के सीट पर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना। और उस नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन के सीट पर जब ट्रांसफर करेंगे आप, तो वहां पर उसको हाइब्रिडाइज कराया जाता है। और डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको कहते हैं बच्चों डीएनए प्रोब, और वह डीएनए प्रोब का पहले से नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस मालूम होता है, तो वह हाइब्रिडाइज करता है। और हाइब्रिडाइज करने के बाद वो इमेज छोड़ता है वो नाइलॉन शीट पर या नाइट्रोसेलुलोज पर, और उसे पता लगा लिया जाता है कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है। तो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक एक टेक्निक का पार्ट है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, सही सही खोज करने के लिए, पता लगाने के लिए। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, वो आता है कि डीएनए का साइलेंट फीचर दीजिए, बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले आएगा कि साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का साइलेंट फीचर बताइए जो वाटसन एंड क्रिक ने वर्णन किया था। तो आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जब शॉर्ट नोट्स में आएगा तो आपको मैं सलाह दूंगा कि 4 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखना है, तो मेन में लिखना है। तो इसमें कहा क्या गया था कि डीएनए का 2 स्टैंड होता है जो एक दूसरे के साथ स्पाइरली क्वाइल्ड होता है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है यानी विड्थ जो है वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। तो पहला पॉइंट तो आप एक लिख दीजिएगा कि ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल स्टैंडर्ड स्पाइरली क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड मैनर हैविंग डायमीटर इज अबाउट 20 एंगस्ट्रॉन। यानी प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्टैंडर्ड होता है, स्पाइरली सर्पिलाकार मैनर में क्वाइल्ड होता है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉन होता है। दूसरा, एक कंप्लीट स्पाइरल टर्न को पीच कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पीच कहते हैं। और उस पीच में टोटल नाइट्रोजनस बेस का नंबर 10 पेयर्स होता है। अब ब्रैकेट लिख दीजिएगा, बी टाइप डीएनए। तो दूसरा साइलेंट फीचर हो गया कि ईच कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पीच विच हैज 10 बेस पेयर, यानी 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर। थर्ड पॉइंट में लिख दीजिएगा कि बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, यानी एंटी पैरेलल कहने का मतलब एक का डायरेक्शन 5'
टू 3' रहेगा तो दूसरे का डायरेक्शन 3' टू 5' होगा। तो तीसरा फीचर आप लिख दीजिएगा कि दोनों स्टैंड जो डीएनए के होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। कहने का मतलब कि एक का दिशा 5' टू 3' रहेगा तो दूसरे का 3' टू 5' होगा। और चौथा पॉइंट जो है सो आप लिख देना कि बोथ स्टैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी दोनों स्टैंड एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब वही कि एक स्टैंड पर यदि ए रहेगा तो दूसरे पर हमेशा टी होगा, एक पर यदि टी रहेगा तो दूसरे पर हमेशा ए होगा, एक पर यदि जी रहेगा तो दूसरे पर हमेशा सी ही होगा, और पहले पर सी होगा तो दूसरे पर जी ही होगा। यानी आपको याद रखना है बस एट गया कॉलेज वाला बात। तो ये 4 पॉइंट हो गया बच्चों। तो ये जो है सो 4 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन जब यही आता है आपको तो इसमें इन सभी बातों को तो चर्चा करोगे ही करोगे, और उसके साथ साथ इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का डायग्राम भी बना दोगे बच्चों। आपको बस 5 से 10 मिनट में फिनिश कर रहे हैं। अब देखिए डीएनए का डायग्राम बनाने में कोई टेंशन नहीं, ऐसे स्टैंड लाओ, ऐसे घुमा दो और इसको इस तरह से, ऐसे इसको डबल स्टैंडर्ड है बच्चों, इस तरह का। एक का यहां 5' ध्यान देना, ए छोर कहां एंड कर रहा है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि इस साइड में 5 लिख दिए तो इस साइड में जो यहां आ रहा है वहां 3 लिखेंगे, ये नहीं ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, तो यदि 5' यहां है तो इसका एंड वाला जो पोर्शन है कहां जा रहा है, तो इसका एंड वाला पोर्शन कहां जा रहा है, इधर आ रहा है। तो 5 का अपोजिट 3 यहां लिखेंगे, ध्यान देना। और इसके अपोजिट यहां पर 3' लिखाएगा तो नीचे यहां हो जाएगा 5'। अब ध्यान दो, ये हो गया एंटी पैरेलल। दूसरा, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है बच्चों 20 एंगस्ट्रॉन। ऐसा इसीलिए होता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में जब पेयरिंग होता है तो एडेनिन का जो लेंथ होता है वो होता है बच्चों 14 एंगस्ट्रॉन और थाइमिन का होता है 6 एंगस्ट्रॉन। तो 14 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और जब गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है तो ये जो गुआनिन का लेंथ है वो होता है 12 एंगस्ट्रॉन 12, और साइटोसिन का होता है बच्चों 8। तो 12 और 8 एंगस्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 20। दोनों डीएनए के बीच में लग रहा होगा यहाँ कि एक दूसरे से एकदम मिल गया, नहीं बच्चों, क्योंकि जब ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा और ऐसे घूमेगा ऐसे, और आप वहीं से फोटो ले रहे हो, देखो तो आपको अब दोनों हाथ दिखाई दे रहा है, हमको हमारा नहीं। और जब ये घूमते घूमते फिर ऐसे आ गया तो दोनों दिखाई दे रहा है। लेकिन जितना दूरी यहां पर है उतना ही दूरी ऐसे होने पर भी है जब उधर डायरेक्शन से देखोगे तो उसी तरह से डीएनए के दोनों स्टैंड में 20 एंगस्ट्रॉन का डिस्टेंस यदि यहां पर है तो यहां भी उतना ही डिस्टेंस है, यानी कहीं कम या ज्यादा नहीं है, याद रखना। क्योंकि स्पाइरल स्टेयर घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है कि दोनों सीढ़ी का जो छोर होता है किनारा वो दोनों में डिस्टेंस बराबर होता है, बट ऐसे घूमता है और जहां घूम रहा है वहां लगता है कि एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहा है फोटो लेने पर, जबकि क्रॉस नहीं कर रहा होता है बच्चों। तो एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट जो होता है वो ये है कि आपका ये जो बताए थे कि यहां से कंप्लीट, यहां से लेके यहां तक, बहुत बच्चा इसी को समझ जाता है, यहां से लेके यहां तक जो एक टर्न है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं ओवन पीच। और इस पीच का जो लंबाई होता है बच्चों वो होता है 34 एंगस्ट्रॉन, या नैनोमीटर में दोगे तो होता है 3.4 नैनोमीटर, यानी 3.4 नैनोमीटर। अब इसमें बेस पेयर कितना रहेगा, तो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर रहेगा। अब हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, ए तो टी से पेयर करेगा, टी तो ए से पेयर करेगा, जी तो सी से पेयर करेगा, सी तो जी से पेयर करेगा, ऐसे लगातार 10 रहेगा। अब 10 रहेगा बच्चों तो बोलो ये दो के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो 10 से डिवाइड कर दो, तो दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा, यदि एंगस्ट्रॉन में निकालना है तो 3.4 एंगस्ट्रॉन, और यदि नैनोमीटर में निकालना है तो 0.34 नैनोमीटर। तो ये जो है किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, बी टाइप डीएनए का, और इसका वर्णन कौन किए थे, तो वाटसन एंड क्रिक।
तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन जब देगा तो क्वेश्चन यही कर देगा कि आप डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए का वर्णन करिए जो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया है और इसमें सचित्र वर्णन कीजिए। इसी में एक चित्र बनाने का आता है बच्चों, क्योंकि मोलिकुलर बेसिस में चित्र बहुत ज्यादा, डायग्राम ज्यादा नहीं बनाना है। तो सबसे पहले तो आप लिख दीजिएगा कि भाई डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया, तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने किया। दूसरा कि भाई इस काम के लिए 1953 में उन्होंने वर्णन किया और 1958 में 1958 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। तीसरा कि एक हेल्पर थे इनके विल्किंस जो गुरु भी थे, और एक और हेल्पर थी है ना मिस रोजालिन फ्रैंकलिन, और एक और हेल्पर थे जिनका नाम था चार्गफ। तो ये सभी ने मिलकर के कुछ योगदान दिया था, उनके बारे में एक पॉइंट लिख दीजिएगा। चार्गफ ने ही बताया था कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, यानी ए पेयर्ड विथ टी और जी पेयर्ड विथ सी, ये बात चार्गफ साहब ने बताया था। और उसके बाद साइलेंट फीचर लिख दीजिएगा वही कि दोनों स्टैंड डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्टैंडर्ड होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि एंटी पैरेलल मैनर में रन करता है। अगला पॉइंट में हो जाएगा कि बोथ स्टैंड एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। इस तरह से लिखते हुए आप और डायग्राम दे दीजिएगा और डायग्राम में इन सब बातों को इंडिकेट कर दीजिएगा। अब आपको बस 2 मिनट में दिखा देते हैं कि पीपीटी में मैं क्या आपको देने वाला हूं, ताकि देख लीजिए सिर्फ, चूंकि मैं वर्णन बिल्कुल अब नहीं करूंगा क्योंकि इन्हीं सारी बातों को हमने ऑलरेडी आपको समझा चुका। बस खाली एक नजर देख लीजिए बच्चों नजदीक से, ताकि पीपीटी में आपको लिखने में सुविधा हो, ठीक है ना। ये तो हमेशा की भांति हमारा गया गाइडेंस प्रोग्राम का है ना लोगो है, परिचित हो गए हो, जहां भी देखिए ये लोगो गया गाइडेंस प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये तो हम लोग अपना परिचय देते हैं दूसरे स्लाइड में हमेशा की भांति। और तीसरा में देखिए सबसे पहले डीएनए और आरएनए का डिफरेंस आपको इसमें बता दिए हैं। तो इसमें डिटेल जो हमने समझाया वो लिखा हुआ है, आप वीडियो देखेंगे उससे समझ में आएगी, और लिखना चाहेंगे तो आप पीपीटी से लिख सकते हैं बच्चों। आज ही शाम होते होते 8 बजे 9 बजे रात तक डाल दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में आपको 2 एंजाइम से रिलेटेड जो बताए थे वो है दिया हुआ बच्चों। तीसरा जो है आपको पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल के साथ वर्णन कीजिए, वो दिया हुआ है। एक पेज में एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है बच्चों। चौथा जो है इनिशिएशन कोडोन और टर्मिनेशन कोडोन में क्या मतलब क्या कहते हैं, उसको डिफरेंस नहीं है, कौन है, तो उसके बारे में चर्चा है। पॉइंट वाइज पॉइंट बनाए हैं बच्चों, आप ध्यान देना, पॉइंट वाइज लिखोगे परीक्षा में तो बहुत अच्छे अंक मिलते हैं बच्चों। इसमें एक आध पॉइंट भूल भी गए तो कोई बात नहीं, बाकी पॉइंट लिख दो। अगला न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस था, तो इसमें भी मैंने देखो 1 2 3 पॉइंट इधर और 3 पॉइंट इधर लिख डाला है, तो आप 6 पॉइंट लिख देंगे तो 4 नंबर मिलना ही मिलना है। उसके बाद वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट जो हमने समझाया उसका क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। उसके बाद साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक है उसका है, और सबसे लास्ट में जो साइलेंट फीचर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का है वो है जिसमें कि बोथ स्टैंड आर एंटी पैरेलल, यानी एक 5' to 3' तो दूसरा 3' to 5', दूसरा में बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब एक पर नाइट्रोजन स्पेस यदि टी सी जी ए रहेगा तो दूसरे पर टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ए के सामने टी ए रहेगा। उसके बाद ये जो है सो क्वायर्ड होता है राइट हैंडेड मैनर में, और 1 कंप्लीट टर्न जो होता है इसका पिच कहलाता है, जिसमें डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर जो है सो 0.34 नैनोमीटर होता है। तो इतना पॉइंट लिख दोगे। और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से मात्र एक इंपॉर्टेंट है बच्चों, चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन मात्र एक, चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 आएगा और 6 में से कोई 3 लिखना है, तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन मात्र बनता है, बहुत ज्यादा नहीं। वो यही है कि आप स्ट्रक्चर डीएनए का डिस्क्राइब कीजिए जो वाटसन एंड क्रिक ने डिस्क्राइब किया था। तो सबसे पहले तो आप दे देना कि भाई स्ट्रक्चर जो डीएनए मॉलिक्यूल का था वो देने वाले वैज्ञानिक का नाम तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। उसके बाद इनके हिसाब से क्या होता है, तो ईच डीएनए मॉलिक्यूल, प्रत्येक डीएनए कण जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ होता है। तीसरा, ईच स्टैंड जो होता है वो क्वाइल्ड रहता है, घुमा हुआ होता है राइट हैंडेड मैनर में, राइट हैंडेड मैनर को जरूर ध्यान देना बच्चों। उसके बाद दोनों स्टैंड जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है। 5वां पॉइंट कि डायमीटर जो होता है दोनों के बीच में वो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है, समझा चुके हैं बच्चों। उसके बाद 6ठा पॉइंट कि ईच टर्न जो है डीएनए का वो पिच कहलाता है। छोटा छोटा पॉइंट देखो, लिखो, एक पॉइंट लिखोगे आधा नंबर मिलेगा। अगला पॉइंट कि ईच पिच जो है वो 10 बेस पेयर बनाता है, रखता है। उसके बाद लेंथ जो होता है एक पिच का वो 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर होता है। इसका मतलब अगला पॉइंट बन जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन
ईच टू बेस पेयर जो होता है वो या तो 10 से भाग दे दो, तो 34 एंगस्ट्रॉन को भाग दिए तो 3.4 एंगस्ट्रॉन आया, या 3.4 नैनोमीटर को 10 से डिवाइड किए तो 0.34 नैनोमीटर आया। इस तरह से दोनों स्टैंड एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। चूंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब वही कि एक पर सीक्वेंस यदि नाइट्रोजन स्पेस का ए है तो दूसरे पर ए के सामने टी होगा। एट गया क्लेज वाला ट्रिक याद रखना है, जी है तो सी होगा, सी है तो जी होगा, टी है तो ए होगा, सी है तो जी होगा, जी है तो ए होगा, ए है तो सॉरी जी है तो सी होगा और ए है तो टी होगा। यानी एट गया क्लेज खाली याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और उसके बाद एडेनिन पेयर करता है एक स्टैंड का दूसरे स्टैंड के थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। यानी ए इज इक्वल टू टी नहीं है, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है यहां बेटा। और यहां गुआनिन एक स्टैंड का दूसरे स्टैंड के साइटोसिन से अटैच करता है और वो दोनों के बीच में 3 बॉन्ड होता है। और डायग्राम बस यही वाला माइंड में आपको रखना है। ये 3' और 3' देखिए ए वाला 3' कहां एंड कर रहा है, तो यहां। तो ध्यान देना ये नहीं है कि इधर 3 लिखे तो इस सामने यहां पर हमको 3 लिख दिए तो गलत हो गया, नहीं बच्चों, हम बार बार समझा रहे हैं। इस स्टैंड का ये छोर कहां है 3', तो इसका दूसरा छोर यदि यही रहता तो यहां लिख देते 5', यहां छोर है दूसरा तो 5', इसका अपोजिट रहेगा 5' और इसका जो है सो इन रहेगा 3'। और यहां से यहां तक 1 पिच है जिसमें 10 बेस पेयर है, जिसका लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर है। 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में 0.34 नैनोमीटर है। ये डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का हुआ। और 8 शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें से 3 या 4 आने की संभावना है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, यही मैंने आप लोगों को दिया हूं और उम्मीद करता हूं और पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं सब क्वेश्चन में से आपको जो है आ जाएगा बच्चों। तो आप यदि इसे बार बार देख लेंगे, समझने के लिए समझना रहेगा तो, और यदि लिखना रहेगा तो पीपीटी से लिख लेंगे, तो आपको इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, आ जाएगा बच्चों। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हुआ वो भी समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।